बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। सर्वप्रथम सभी लोगों को नमस्कार। जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ्स चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कारकोट वंश के संस्थापक हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संग्राम राज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दुर्लभ वर्मन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अवंती वर्मन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुष्यभूति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ वर्मन। कारकोट वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने गोनंद वंश के अंतिम शासक बलादित्य की हत्या करके की थी। यह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। इसने कश्मीर में रखे बुद्ध के दांतों को हर्षवर्धन को लाकर भेंट किया। इसी के समय हेनसांग ने कश्मीर में 2 वर्ष बिताए। इसका उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ। इसने प्रतिपादित्य की उपाधि धारण की और प्रतापपुर नामक नगर बसाया। इसके बाद क्रमशः चंद्रापीड़, ब्रजादित्य, तारपीड़, उदयादित्य, मुक्तिपीड़, ललितादित्य शासक हुए। अगला प्रश्न है, लोहार वंश के संस्थापक हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संग्राम राज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दुर्लभ वर्मन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अवंती वर्मन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुष्यभूति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संग्राम राज। लोहार वंश के स्थापना संग्राम राज ने 1003 ईस्वी में की थी। इसने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने भेजा। इसके बाद अनंत और उसकी पत्नी सूर्यमती ने संयुक्त रूप से शासन किया। बाद में अनंत ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद कलश तत्पुरांत हर्ष शासक बना। इस वंश के राजाओं में हर्ष सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वह स्वयं विद्वान कवि और बहुत सी भाषाओं और विधाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ इसी का आश्रित कवि था। इसने भी खाली राजकोष को भरने के लिए बहुत से कर लगाए और मंदिरों को लूटा। इसके समय कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके अत्याचार से त्रस्त होकर 2 भाइयों उच्चल व सुसल ने विद्रोह कर दिया। इसने श्रीनगर में घुसकर राजमहल में आग लगा दी और हर्ष के पुत्र भोज की हत्या कर दी। विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए हर्ष भी 1101 ईस्वी में मारा गया। अगला प्रश्न है,
उत्पल वंश का संस्थापक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संग्राम राज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है दुर्लभ वर्मन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अवंती वर्मन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुष्यभूति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अवंती वर्मन। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में की थी। यह अपने मंत्री सूर के साथ शासन करता था। इसने कश्मीर में अवंतीपुर नामक की स्थापना की। इसकी मृत्यु उड़ीसा में हो गई। इसकी पत्नी सुगंधा इसके बाद शासन की संचालिका बनी। इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध शुरू हो गया। इनमें उसका वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा और अगला शासक बना। इसने बहुत से युद्ध किए और राजकोष खाली हो गया। इसके लिए इसने जनता पर तरह तरह से कर लगाए और मंदिरों को लूटा। इनके चलते प्रजा में वह अत्यंत अलोकप्रिय हो गया और क्रूर शासक के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद क्षेमेंद्र गुप्त अगला शासक बना। इसने लोहार वंश की राजकुमारी दिद्धा से विवाह किया। क्षेमेंद्र के बाद कश्मीर की सत्ता रानी दिद्धा के हाथों में लगभग 50 वर्षों तक रही। ये एक महत्वाकांक्षी व दुराचारिणी शासिका थी। इसका नाम सिक्कों पर भी अंकित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संग्राम राज, ऑप्शन नंबर बी दिया है दुर्लभ वर्मन, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवंती वर्मन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुष्यभूति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। बाणभट्ट ने पुष्यभूति को भूपाल और राजा कहा है, जिससे उसके स्वतंत्र शासक के स्थान पर एक सामंत होने को प्रमाणित करता है। किंतु हर्षवर्धन के अभिलेखों में पुष्यभूति का कोई उल्लेख नहीं है। अभिलेखों में नरवर्धन का नाम सर्वप्रथम आया है। वर्धन वंश का प्रमाणिक प्रथम पुरुष नरवर्धन ही था और संभवतः उसके अंत के वर्धन नामाक्षर से ही इस वंश का नाम वर्धन वंश पड़ा। वर्धन राजवंश का राजनीतिक विकास सामंत शासकों के रूप में हुआ। वर्धन राजवंश समय समय पर गुप्तों, हूणों और मौखरियों के सामंत रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था?
इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन नंबर बी दिया है रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन नंबर सी दिया है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विवेकानंद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज के संस्थापक हैं। वे एक समाज सुधारक थे और जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वेदों पर भाष्य के रूप में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा इसलिए दिया क्योंकि वेद हमेशा से सूचना और धार्मिक सत्य के भंडार रहे हैं। अब वो हमेशा सामाजिक धर्म की जड़ों के बारे में बताते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के अधिकार को अन्य सभी स्रोतों से ऊपर रखा है। उन्होंने लगातार कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की वकालत की और ब्रह्मचर्य के वैदिक मूल्यों पर बल दिया, जैसे कि ब्रह्मचर्य और भगवान के प्रति समर्पण। उनका जुमला था, वेदों की ओर लौटो ने जनता के बीच जागरूकता पैदा की। अन्य शास्त्रों और पुराणों ने इसे ठुकरा दिया। स्वामी दयानंद के प्रयोजन के तहत वेदों को पहली बार भारत में मुद्रित किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है धारवाड़, और ऑप्शन नंबर बी दिया है वाराणसी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है उज्जैन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विदिशा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर बी दिया है उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, और ऑप्शन नंबर सी दिया है धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उसकी उज्जैन शासकों पर विजयों के फलस्वरूप।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। साची अभिलेख में इसे देवराय और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया और चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया और इसके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जैसे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये आदि प्रमुख थे। इसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनके ही राज्यकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और उनके ही शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अर्थपूर्ण विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा गया। संभवतः भारत सोने की चिड़िया इसी कालखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मौर्य वंश के, और ऑप्शन नंबर बी दिया है गुप्त वंश के, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कुषाण वंश के, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्धन वंश के। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के। चट्टानों को काटकर बनाए गए बृहद गुफा मंदिर, मठ अजंता गांव के समीप उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत में यह गुप्त वंश की गुफाएं स्थित हैं। औरंगाबाद से 107 किलोमीटर पूर्वोत्तर में वरगुना नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं छोर पर एक चट्टान के आग्नेय पत्थरों की परतों को खोखला करके यह मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लगभग 30 गुफाओं के इस समूह की खुदाई पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के बीच 2 रूपों में की गई थी। पहला चैत्य मंदिर और दूसरा बिहार मठ मंदिर। यद्यपि इन मंदिरों की मूर्तिकला, खासकर चैत्य स्तंभों का अलंकरण अद्भुत है, लेकिन अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी से है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितना प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है, वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासन काल में भारत आया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अशोक महान, और ऑप्शन नंबर बी दिया है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर सी दिया है समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे।
उन्होंने 5वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत का दौरा किया और उत्तर पश्चिम से यहाँ प्रवेश किया और पाटलिपुत्र पहुंच गए। यहाँ एक महायान मठ में उन्हें विनय पिटक की एक प्रति मिली, जिसमें संस्कृत में लिखे महासांधिक नियम थे। इसलिए वह लगभग 30 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहे और संस्कृत सीखी और विनय नियम लिखे। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है 58 वर्ष ईसा पूर्व, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी वर्ष से चले आ रहे साका वंशजों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी दिया है 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा अपनी जीत के फलस्वरूप, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 399 ईस्वी चीनी यात्री फाहियान के आने के फलस्वरूप, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 58 वर्ष ईसा पूर्व, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी वर्ष से चले आ रहे साका वंशजों को हराया था। थोड़ा इसके बारे में विस्तृत बता दे रहे हैं। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ था। अब वैसे तो फाल्गुन माह के समाप्त होते ही नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, परंतु कृष्ण पक्ष बीतने के बाद चैत माह के शुक्ल पक्ष में जिस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा होती है, उसी दिन से नवसर प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन को भारत के अन्य हिस्सों में गुड़ी पड़वा सहित अन्य कई नामों से जाना जाता है। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही परिवर्तित मानते हैं। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योति विद्याभर्व ग्रंथ में मिलती है, जो कि 3068 अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इनके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। इसके अलावा तीसरी सदी के बरनाला के स्तंभ जिस पर अंकित लेख से भी स्पष्ट होता है कि विक्रम संवत कब से प्रचलित है। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक नहीं होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। आज का प्रश्न यहीं तक।